कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत हरी लंगड़ा से हुई थी। तो हरी लंगड़ा इसमें मुख्य अभियुक्त हैं। इसके साथ में इन्होंने जो जैसा सर बता रहे थे, इस जो सुपारी किलिंग है इसका कॉन्ट्रैक्ट उसने मनोज यादव को दिया था। तो मनोज यादव एक कोई केटीएन न्यूज़ चैनल यूट्यूब चैनल चलाता है और अपने आप को पत्रकार भी बताता था। तो उसने ये कृत्य किया और अपने साथ ही एक गौतम के साथ मिलकर ये काम किया। तो 3 लोग तो अजमेर के लोकल इसमें शरीक रहे हैं, उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ साथ ही चौथा व्यक्ति बिट्टू नाम से वांटेड है अभी, जो फरार चल रहा है, अपनी मशकन से रुपोश है, उसको ढूंढ रहे हैं। उसके लिए भी अलग टीमें हमने लगा रखी है। उस व्यक्ति ने हरी लंगड़ा और मनोज को आपस में मिलवाया था और उसने ये बात बताई थी कि इन दोनों के बीच में अगर ये पैक्ट हो जाए, तो मनोज का चूंकि ये दोस्त था नैन जो है, और मनोज की और इसकी दोस्ती के कारण हरी लंगड़ा से संपर्क होता है और ये किलिंग सुपारी किलिंग की जो बात है वो आगे बढ़ती है। मनोज और कल्लू, जिसे हमने और गिरफ्तार किया है, कल्लू को, जो इटावा का रहने वाला है मूलतया, और उसके साथ में एक इमरान नाम से और लड़का है जिसे भी गिरफ्तार किया गया, वो भी इटावा का रहने वाला है, मूलतया यूपी के रहने वाले हैं। कल्लू और मनोज आज से कुछ वर्ष पहले कृष्णगंज थाना इलाका में एक कोई वारदात की थी, 70-80 लाख रुपए की लूट की वारदात हुई थी। उसमें भी ये दोनों साथ में गिरफ्तार हुए थे। उस समय से ये दोनों संपर्क में हैं और इसने इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे कुछ अपने लिए पैसे बचाने के लिए और कुछ पैसे उनको देने के लिए इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को मिलकर असाइन किया कि भाई हम इस तरह से इसको मार सकते हैं। क्योंकि मृतक जो है नैन, वो खुद भी अस्पष्ट व्यक्ति है, उसको ज़बरदस्ती कोई ले जाने की क्षमता रखता नहीं है। तो इन्होंने उसको लालच दिया कि हम उसको हथियार दिलाएंगे ताकि वो भी इस हथियार का किसी न किसी तरीके से कोई प्रयोग कर ले। तो उसको बहलावे में लेके इसको यूपी ले गए और यूपी ले जाकर साजिशन तरीके से, जैसा कि इनका तो पूर्व से पहले से प्लान था ही। इनकी मीटिंग्स भी होती है आगरा में, जयपुर में, अलग अलग जगह मीटिंग्स भी होती है इन सब चीज़ों को डील करने के लिए, तय करने के लिए किस तरह से वारदात करेंगे ये। तो ये करके फिरोजपुर में इन्होंने, जहाँ पर एक कल्लू का मकान है, उस मकान में एक तहखाना बना हुआ है और उसमें मकान का कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। तो उस तहखाने के अंदर ले जाकर रात को उसे मार देते हैं और फिर जब तक हम इनकी दस्तियाबी करते हैं तब तक मकान के ऊपर फर्श भी बिछ गया होता है। तो कुल मिला के इन्होंने एक बड़ा प्लान ये किया था कि ये घटना खुलेगी नहीं और पुलिस भी चूँकि कड़ी से कड़ी जोड़ नहीं पाएगी, इसलिए वो एक घटना इतिहास ही बनकर रह जाएगी, लोगों के सामने नहीं आ पाएगी। लेकिन पूरी टीम ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, अपनी काबिलियत को दिखाया। रविंद्र जी ने स्वयं ने इस चीज़ को लीड करते हुए लगातार, इनकी आंखें भी देख सकते हैं अभी भी लाल है, तो लगातार प्रयास करते रहे। और पिछले 5-7 दिनों के अंदर हमने काफ़ी मेहनत की। जिला स्पेशल टीम के जो सिपाही जो पीछे हमारे साथ खड़े हैं, चाहे विजय सिंह जी हो, चाहे जोगिंदर सिंह हो, चाहे मनोहर सिंह हो, महिपाल हो, रतन हो, क्लॉकटोवर थाने से रतन है, हर व्यक्ति ने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रदर्शन किया। साइबर टीम में से आशीष हो, रणवीर हो, थाने से टीम में उसमें ब्रजलाल हो, चाहे सुधीर हो, हर व्यक्ति ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ साथ ही कागजों का काम है, वो भी एक साथ में चलते रहना जरूरी होता है। तो विजय सिंह जी हैं, जगदीश हैं, इन सभी लोगों ने एक पूरी टीम के साथ में, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके बारे में कमतर कहा जाए, किसी के बारे में अधिकतर कहा जाए। एक भी कड़ी अगर हमारी मिसिंग होती तो शायद हम इस वारदात को ट्रेस नहीं कर पाते और सफलतापूर्वक इसको ले आए वहाँ से। वहाँ पर भी लोकल इश्यूज़ कई सारे थे, कारण कि जो एरिया जहाँ से हमने डेड बॉडी रिकवर की वो हाईली कंजेस्टेड एरिया था और वहाँ तक ना तो पुलिस की गाड़ी पहुंच पा रही थी, ना एम्बुलेंस पहुंच पा रही थी, और हमें लगभग 200-300 मीटर पैदल चलकर उसको जाना था। और वहाँ पर काफ़ी लोगों का घेराव वेराव की जैसी भी स्थिति थी। आईपी साहब, रविंद्र जी और लोकल स्थानीय पुलिस ने, और हमने काफ़ी समझाइश की, और समझाइश करने के बाद भी वहाँ के मौके के लॉ एंड ऑर्डर को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाते हुए उस डेड बॉडी को यहाँ पर रिकवर करके ले गया जी। लेकिन इस दौरान पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते उनके बेटे की जान गई है। तो इसमें पुलिस की भूमिका, जो लेट लतीफ़ी है, उसको लेकर भी कुछ कहेंगे? उनके द्वारा 2 प्रकरण पहले दर्ज करवाए गए, जिसमें एक फायरिंग की घटना हुई थी। उसके बाद तुरंत बाद इनको लाके जेल में बंद करवा दिया गया था 307 में, और आर्म्स एक्ट प्रकरण भी दर्ज किया गया। और उस समय भी हमने तुरंत ही दूसरे दिन ही सभी लोगों की गिरफ्तारी कर ली थी और आर्म्स भी रिकवर कर लिया था। ये माननीय न्यायालय पर निर्भर करता है कि वो किसी को जमानत का लाभ दे या नहीं दे। तो वो उनके विवेक संगत तरीके से उन्होंने उनका जमानत का लाभ दिया, जो उनके जितना हक बनता है उस हक को उन्होंने तय किया। पुलिस की तरफ से क्राइम होने से पहले अगर हमारे पास किसी तरह का इनपुट होता, जैसा कि इस मृतक नैन के बारे में इस तरह की खतरे की आशंका हमें अभी तक नहीं बताई गई थी, और जैसे ही इन्होंने बताया उसी समय तत्काल ही हमने कार्रवाई उनके परिजनों के सामने ही शुरू कर दी थी। दूसरी बात, मृतक नैन की जब हम लोगों को जब ये रिपोर्ट प्राप्त हुई 365 में, तो हमने उसकी सीडीआर का भी एनालिसिस किया। तो सीडीआर के एनालिसिस से पता चला कि वो पिछले 5-6 महीने में अजमेर में आया ही नहीं। तो चूंकि जो व्यक्ति यहाँ पर रहा ही नहीं है और आया ही नहीं है, तो उसकी जान के खतरे को लेके हम एसएस घर बैठ के कर नहीं सकते, और एक आम व्यक्ति भी नहीं कर पा सकता जब तक कि हमारे पास रिपोर्ट नहीं आती, जब तक हमारे पास इस चीज़ के बारे में इनपुट नहीं आता।
और देवीय शक्तियाँ हमें प्राप्त नहीं है। हम भी आप ही तरह मानवीय व्यवहार रखने वाले लोग हैं। जैसा हमें पता चलता है हमने उसी अकॉर्डिंगली काम किया और रिपोर्ट आने के 5 दिन के अंदर हमारे पास आज यूपी के वो लोग भी हैं जिन लोगों को पिछली बार हम 15 दिन तक पकड़ नहीं पाए थे 2017 की घटना के टाइम में, और आज वो हमारे पास घटना के 5 दिनों के अंदर हमारे पास हैं, गिरफ्तार हैं। उनसे हमने पैसे भी रिकवर किए हैं, उनके प्रॉपर्टी के जो कागजात है वो भी सीज़ किए हैं और एक्टिवली सब चीज़ें जो हमारे नॉलेज में आई है उसके अकॉर्डिंग हमने की है।